जाड़ों के दिन थे। कार्यकारी न्यायिक जांच अधिकारी लीजिन और डॉक्टर स्तरचेन का एक बीमा एजेंट की लाश का शव परीक्षण करने के लिए सिरनिया गांव की तरफ जा रहे थे। वे बीच राह में ही थे कि अचानक बर्फ का तूफान आ गया। तूफान में फंसकर वे रास्ता भटक गए और फिर बड़ी देर तक अपनी राह ढूंढते रहे। ठीक रास्ता ढूंढने में कई घंटे गुजर गए, इसलिए वे दोपहर से पहले अपने ठिकाने पर पहुंचने की जगह सिर्फ शाम को ही अपनी मंजिल पर पहुंचे। जब तक वे सिरनिया गांव में पहुंचे तब तक अंधेरा हो गया था। रात बिताने के लिए वे गांव से कुछ ही दूर बनी सराय में पहुंचे। इसी सराय में ही वह लाश भी पड़ी हुई थी जिसका उन्हें पोस्टमार्टम करना था। ये लाश एक बीमा एजेंट की थी जो 3 दिन पहले ही किसी काम से सिरनिया आया था। इस बीमा एजेंट का नाम लिस्नित्स्की था। सराय में आकर लिस्नित्स्की ने सराय के सेवक से चाय पीने के लिए गर्म पानी का समोवार मंगाया था, लेकिन समोवार के आने से पहले ही उसने खुद को गोली मार ली थी। ये देखकर उस समय सराय में उपस्थित सब लोग हक्के बक्के रह गए थे। मरने से पहले लिस्नित्स्की ने मेज पर कुछ तश्तरियों में खाने पीने का सामान सजा दिया था। बस यही बात लोगों को खटक रही थी। इसी वजह से लोगों को ये शक हो रहा था कि उसकी हत्या की गई है और शव परीक्षण करने की जरूरत है। सराय में पहुंचकर डॉक्टर और जांच अधिकारी ने अपने जूतों और कपड़ों पर पड़ी बर्फ झाड़ी। उस इलाके का ग्राम सेवक उनके पास ही खड़ा था, जिसका नाम लशदीन था और जो उनकी सहायता करने के लिए वहां आया हुआ था। उसने अपने हाथ में टीन का एक लैंप पकड़ रखा था और उन्हें रोशनी दिखा रहा था। चारों तरफ मिट्टी के तेल की बदबू फैली हुई थी। तुम कौन हो? डॉक्टर ने उससे पूछा। ग्राम सेवक। वह अपने हस्ताक्षर करके हमेशा उनके नीचे ऐसे ही लिखा भी करता था, ग्राम सेवक। अच्छा, गवाह कहाँ हैं? शायद चाय की दुकान पर गए हुए हैं। सराय में दाईं तरफ एक साफ कमरा था जो मेहमानखाना कहलाता था, और बाईं तरफ एक गंदा सा कमरा था जिसमें जाड़ों में बड़ा आतिशदान जलता रहता था और सराय में काम करने वाले सेवकों के सोने के लिए कुछ ताक बने हुए थे। डॉक्टर और जांच अधिकारी मेहमानखाने में चले गए। उनके पीछे पीछे सिर के ऊपर लैंप उठाए हुए ग्राम सेवक भी था। यही मेहमानखाने में एक बड़ी मेज के पास मृतक की लाश पड़ी हुई थी जो सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थी। लैंप की हल्की रोशनी में सफ़ेद चादर के अलावा वहां रखे रबड़ के नए जूते भी दिखाई दे रहे थे, और इन सबको मिलाकर मेहमानखाने का वातावरण भयानक लग रहा था। कमरे में शांति छाई हुई थी। अंधेरे में दीवारें काली लग रही थी। मेज पर वह समोवार रखा हुआ था जिसमें सराय का सेवक बीमा एजेंट के लिए गर्म पानी लाया था। समोवार न जाने कब का ठंडा पड़ चुका था। उसके चारों तरफ वे तश्तरियां रखी हुई थीं जिनमें खाने पीने का सामान सजा हुआ था। गांव की सराय में आकर खुद को गोली मार लेना कितनी बेतुकी बात है। डॉक्टर ने कहा, भाई, तुम अपने सिर में गोली मारना चाहते हो तो अपने घर की खत्ती में चले जाओ और वहां गोली मार लो। डॉक्टर अपनी गर्म टोपी, फरकोट और गमबूट पहने पहने ही वहां बैठ गया। उसके साथ आया जांच अधिकारी लीजिन भी उसके सामने बैठ गया। ये पागल और चिड़चिड़े लोग आमतौर पर स्वार्थी होते हैं, डॉक्टर ने गुस्से में कहा। अगर कोई चिड़चिड़ा आदमी आपके साथ आपके कमरे में है तो वो अक्सर अपने अखबार के पन्नों को खड़खड़ाता है। वह आपके सामने ही अपने बीवी से झगड़ा करने लगता है बिना आपका ख्याल किए ही। और उसके मन में अगर गोली चलाने की बात आती है तो वो किसी गांव की सराय में जाकर खुद को गोली मार लेता है ताकि दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो। इस तरह के लोग हर हालत में सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में। बड़े बूढ़े हमारे इस चिड़चिड़े ज़माने को ज़रा भी पसंद नहीं करते। बूढ़ों को क्या पसंद है क्या नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जांच अधिकारी ने जम्हाई लेते हुए कहा। अब आप बूढ़ों को ये बताइए कि पहले जो लोग आत्महत्या करते थे और अब जो लोग आत्महत्या करते हैं उनमें क्या फ़र्क है? पहले जो ईमानदार आदमी खुदकुशी करता था वो खजाने से गबन करता था, और आज जो आदमी खुदकुशी करता है वो जिंदगी से थक चुका होता है। दोनों में से कौन बेहतर है? भाई, ये ठीक है कि आप अपनी जिंदगी से थक गए हैं, मगर सराय में खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत है? कितनी दुख की बात है, ग्राम सेवक ने कहा। लोग बहुत परेशान हैं। सारे गांव के बच्चे रो रहे हैं। औरतें अपनी खत्तियों में घुसते हुए डर रही हैं।
वे घबरा रही हैं कि अंधेरे में कहीं साहब का भूत न आ जाए। चलिए, हम मान लेते हैं कि औरतें बेवकूफ़ होती हैं, लेकिन गांव के ज्यादातर आदमी भी तो डर रहे हैं। वे अकेले इस सराय के पास से नहीं गुजर रहे। डॉक्टर स्टरचेनका और जांच अधिकारी लीजिन दोनों चुपचाप बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। स्टरचेनका अधेड़ उम्र का आदमी था। लीजिन बेहद गोरे रंग का था और सिर्फ 2 साल पहले ही उसने अपनी पढ़ाई खत्म की थी। लेकिन आज भी वह किसी छात्र की तरह ही लगता था। उन दोनों को इस बात पर अफसोस हो रहा था कि वे तूफान की वजह से देर से सराय में पहुंचे थे और अब उन्हें सुबह तक यहाँ रुकना पड़ेगा और सारी रात इस लाश के साथ ही गुजारनी होगी। अभी सिर्फ शाम के 6 बजे थे। पहले तो उनको ये लंबी शाम बितानी होगी, फिर उसके बाद लंबी रात आएगी और उन्हें यहाँ घंटों बोर होना पड़ेगा। यहाँ रात में सोने के लिए बिस्तर तक नहीं है और चारों तरफ तिलचिट्टे घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। फिर सुबह तक ठंड भी काफ़ी बढ़ जाएगी और अब ये सब परेशानी उन्हें झेलनी ही पड़ेगी। उस समय बाहर बर्फ का तेज तूफान चल रहा था। वे दोनों सोच रहे थे कि उन्होंने किस जिंदगी की कामना की थी और उनको ये क्या जिंदगी मिली है। जबकि उन्हीं की उम्र के जो दूसरे लोग हैं, वे बड़े आराम से शहरों में रहते हैं और मस्ती से घूमते हैं। वे खराब मौसम को लेकर परेशान नहीं होते। वे अगर नाटक देखने जाना चाहते हैं तो तैयार होते हैं और चले जाते हैं, या फिर अपने घर की बैठक में बैठे कोई किताब पढ़ते रहते हैं। अगर उन लोगों ने पुलिस की नौकरी न की होती तो शायद वे भी इस समय पिचरबुर्ग में नेवस्की रोड पर घूम रहे होते या मस्कवा में पित्रोवका स्ट्रीट में मस्ती कर रहे होते, जहां कोई मोहक और लुभावना गीत बज रहा होता और वे किसी शानदार रेस्टोरेंट में जाकर बैठने का प्लान बना रहे होते। श्रिन श्रिन। बाहर तूफान चल रहा था और सराय की दीवार पर बार बार कोई चीज टकरा रही थी, जिसकी भौंडी आवाज भीतर तक आ रही थी। आप जो चाहें वो करें, लेकिन मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, स्टरचेनका ने कुर्सी से उठते हुए कहा। अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। मैं कहीं घूम आता हूँ। थोड़ी दूर पर ताउनिस साहब का घर है। सिरनिया से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है वह जगह। उनके यहाँ चला जाता हूँ। शाम वहीं बिताऊंगा। लशदीन, जाओ, जरा स्लेजगाड़ी वाले को बता दो कि वो घोड़ों को अभी नहीं खोले। ये कहकर स्टरचेनका ने लीजिन से पूछा, तो आप क्या करेंगे? मालूम नहीं, पहले तो कुछ देर तक लेटने का मन है, फिर शायद सो जाऊंगा। स्टरचेनका कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर तक उसकी आवाज आती रही। वह गाड़ी वाले से बातें कर रहा था। फिर उसकी गाड़ी चली गई। इसके बाद सराय का मालिक वहां आया और उसने लीजिन से कहा, जनाब, आपको यहाँ रात नहीं बितानी चाहिए। वहां सराय के दूसरे हिस्से में चले जाइए। वह जगह हालांकि बहुत साफ सुथरी नहीं है, मगर एक रात तो बिता ही सकते हैं। मैं अभी जाकर गर्म समोवार भिजवाता हूँ। इसके बाद आपका बिस्तर लगवा दूंगा। थोड़ी देर बाद जांच अधिकारी चाय पी रहा था और ग्रामसेवक लशदीन दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे बातें कर रहा था। लशदीन की उम्र 60 साल से ज्यादा लग रही थी। वह नाटे कद का, पतला दुबला और गोरे रंग का आदमी था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिली रहती थी। उसकी आंखों में कीच भरी हुई थी। उसके सारे दांत गिर चुके थे और उसका मुंह पोपला था, इसलिए जब वह बोलता था तो ऐसा लगता था मानो वह लिम्न चूस रहा हो। उसके पैरों में जाड़ों में पहने जाने वाले घरेलू किरमिच के जूते थे। वह हमेशा अपने हाथ में लाठी पकड़े रहता था। जांच अधिकारी अभी जवान था और बूढ़े को उस पर दया आ रही थी। शायद इसलिए वह उसे तुम कहकर बुला रहा था। गांव के मुखिया ने मुझसे कहा था कि जैसे ही जांच अधिकारी आए मैं उन्हें खबर कर दूं। इसलिए अब मुझे उनके पास जाना होगा। उनका घर यहाँ से करीब 3-4 मील दूर है। तूफान चल रहा है। बर्फ भी कम नहीं गिर रही है। आधी रात से पहले पहुंचूंगा या नहीं? देखिए तो तूफान कैसे गरज रहा है। नहीं, मुखिया की कोई जरूरत नहीं है, लीजिन ने कहा। उसका यहाँ भला क्या काम है? लीजिन बड़े ध्यान से बूढ़े की तरफ देख रहा था। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, ये बताओ, तुम कितने साल से यह काम कर रहे हो? कितने बरस से? बस यही समझो कि 30 साल से ज्यादा समय हो चुका है। फौज से वापस लौटने के 5 साल बाद ही मैं ग्राम सेवक बन गया था।
अब तुम खुद ही हिसाब लगा लो। उस दिन से आज तक काम कर रहा हूँ। सबके लिए त्योहार होते हैं, पर मैं दूसरों की सेवा में लगा रहता हूँ। लोग ईस्टर मना रहे होते हैं, एक दूसरे को ईसा के फिर से पैदा होने की बधाई दे रहे होते हैं, और मैं अपने थैले के साथ उनकी सेवा में यहाँ वहाँ घूम रहा होता हूँ। कभी बैंक जाता हूँ, कभी डाकखाने में, कभी मुखिया के घर तो कभी पंचायत में, कभी जमींदारों के पास तो कभी काश्तकारों के पास। मुझे सभी लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। कभी किसी को कोई पैकेज देना है तो कभी किसी को कोई सूचना देनी हूँ। कभी कोई फॉर्म पहुँचाना है तो कभी उनका भरा हुआ फॉर्म उनसे वापस लेना है। कभी कभी कोई जानकारी इकट्ठी करता हूँ। साहब, आजकल तो ऐसे फॉर्म हैं जिनमें अलग अलग रंगों में ये लिखा होता है कि किस खेत में कितनी बुवाई की गई है और कितनी फसल काटी गई है। किसानों के पास कितनी राई बाकी पड़ी है, कितने मन जई, कितना फूस बाकी है। पहले मुझे उनको ये फॉर्म देना पड़ता है और इसके बाद उनसे भरा हुआ फॉर्म वापस लेना होता है। जैसे अभी मुझे मुखिया के पास जाना ही होगा और ये बताना होगा कि साहब का शव परीक्षण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बेकार में अपने हाथ गंदे करने का क्या फ़ायदा। ये ठीक है कि जनाब आए हैं, क्योंकि कानूनन आपका यहाँ आना ज़रूरी था और कानून का पालन तो करना ही पड़ता है। मैं 30 साल से कानूनों का पालन कर रहा हूँ। गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती, ज़मीन सूखी होती है और गर्म होती है। लेकिन सर्दियों में बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो मैं ठंड से अकड़कर मरते मरते बचा। एक बार तो डूब भी गया था। तरह तरह की परेशानियों से गुजरा हूँ। कुछ बदमाशों ने एक बार जंगल में मेरा बैग छीन लिया था, मेरी पिटाई भी हुई और मुझे मुकदमा भी झेलना पड़ा। अरे मुकदमा किस लिए? धोखेबाजी का मुकदमा। धोखेबाजी? क्या तुम धोखेबाज हो? एक बार ग्रिगोरिफ ने ठेकेदार को कुछ तख्ते बेच दिए थे, यानी बेईमानी उसने की थी, पर मुझे भी इस मामले में फंसा दिया गया। उसने मुझे वोडका खरीदने के लिए रेस्टोरेंट में भेजा था, हालांकि उसने मुझे 50 ग्राम भी वोडका पीने के लिए नहीं दी। लेकिन मुसीबत आती है तो ऐसे ही आती है। मुझे भी चोर और धोखेबाज बता दिया गया, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम दोनों पर ही मुकदमा चला था। उसे सज़ा मिली और भगवान की कृपा से मैं बच गया। कानून के अनुसार मैं सच्चा निकला। काजी ने फैसला सुनाया था, पूरे कायदे के साथ। आखिर अदालत का फैसला था वो। मैं आपको बता दूं, जनाबे आली, कि हमारा काम उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जिनको इस काम की आदत नहीं है। भगवान न करे उनको ये काम करना पड़े। मौत की तरह मुश्किल है ये काम, पर हमारे लिए तो बच्चों का खेल है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब काम नहीं होता तो बैठे बैठे ही पैर थक जाते हैं। वैसे भी घर में बैठा रहना मुसीबत ही है। जब मैं घर पर होता हूँ तो पंचायत के किरानी की भी बेगाड़ करनी पड़ती है। कभी उसका आतिशदान जलाना पड़ता है, कभी उसके लिए पानी लाना पड़ता है, तो कभी उसके जूते साफ करने पड़ते हैं। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? लीजिन ने पूछा। साल भर में पूरे 84 रूबल मिलते हैं। शायद ऊपर की भी कुछ कमाई होगी, इसके बिना तो काम नहीं चलता। अरे, ऊपर की कमाई क्या है? आजकल साहब लोग चाय के लिए भी पैसे कभी कभी ही देते हैं। साहब लोग अब सख्त हो गए हैं। तुम उनके लिए फाइल लेकर आते हो और वे नाराज हो जाते हैं। तुम उनके सामने टोपी उतारते हो और वे नाराज हो जाते हैं। कभी कभी तो मुझे टोक भी देते हैं कि तुम उस दरवाजे से अंदर क्यों नहीं आए जिससे मुझे उनके पास जाना चाहिए था। कभी वे कहते हैं तुम शराबी कबाबी हो, कभी कहते हैं तुम प्यास की तरह महकते हो, उल्लू गधे के बच्चे। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो दयालु हैं, लेकिन उनसे क्या मिलता है? वे सिर्फ हमारे ऊपर हंसते हैं और हमारा नाम बिगाड़कर बुलाते हैं। जैसे अल्तूखिन साहब को ही लीजिए, लगता है समझदार आदमी हैं, लेकिन ऐसा दहाड़ते हैं कि खुद उनकी समझ में नहीं आता कि वे क्या कह रहे हैं। मेरा नाम भी बिगाड़ दिया था, ये कहकर ग्रामसेवक ने धीमी आवाज में कोई शब्द कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लीजिन की यह समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा है। क्या कहते थे? लीजिन ने पूछा, जरा दोहराओ तो।
सरकार, ग्रामसेवक ने जोर से कहा, पिछले करीब 6 साल से वे मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। कहते हैं, राम राम सरकार। लेकिन मैं नाराज नहीं होता, जो है ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अफसरानी वोडका का एक गिलास मुझे पका देती है और साथ में 2 कचौड़ियाँ, तो मैं उसकी सेहत के लिए वह जाम पी लेता हूँ। ज्यादातर तो मुझे किसान ही पीने के लिए देते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, खुदा से डरते हैं। कोई रोटी देता है, कोई सब्जी खाने के लिए देता है, और कोई कोई वोडका भी दे देता है। अब देखिए, जब गवाह चाय पीने के लिए गए तो उन्होंने मुझे भी कुछ पैसे दे दिए और मुझसे कहा कि मैं उनके घोड़ों का ध्यान रखूं। यह अजनबी जगह है और वे घोड़ों को अकेले छोड़ना नहीं चाहते। कल उन्होंने न सिर्फ पैसे दिए थे, बल्कि शराब भी पिलाई थी। और तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लगता है, साहब, लेकिन क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। पिछली गर्मियों में एक मुजरिम को शहर ले जा रहा था तो उसने रास्ते में ही मेरी गर्दन पकड़ ली थी। चारों तरफ खेत ही खेत थे। मैं क्या करता? यहाँ यही हालत है। इन लिस्नीत्स्की साहब को, जिन्होंने खुद को गोली मार ली है, मैं उनके बचपन से जानता हूँ। उनके माँ बाप को भी जानता था। मैं निदिशोत्वा गांव का रहने वाला हूँ और लिस्नीत्स्की साहब का परिवार हमारे गांव से 15-16 किलोमीटर दूर रहता था। हमारे खेतों की मेल से मेल मिली हुई थी। हम एक दूसरे के पड़ोसी थे। लिस्नीत्स्की साहब के पिताजी और माँ को भी मैं अच्छी तरह जानता था। उनकी एक बहन भी थी। वो खुदा में विश्वास रखती थी और बड़ी दयालु थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उसकी हमेशा बड़ी याद आती है। उसने शादी नहीं की थी और मरने से पहले अपनी वसीयत में उसने सारी जायदाद साधुओं के मठ को दान कर दी थी। 100 हेक्टेयर जमीन थी। इसके अलावा करीब 200 हेक्टेयर जमीन उसने हम गांव के किसानों को दे दी थी, लेकिन उसके भाई ने यानी लिस्नीत्स्की साहब के पिताजी ने उस वसीयत के कागज अलाव में जला दिए और सारी जमीन अपने पास रख ली। बड़े लिस्नीत्स्की साहब सोच रहे थे कि अब उस जमीन पर वे खेती करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्राम सेवक ने एक गहरी सांस ली और आगे सुनाने लगा, दुनिया में झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता है। बड़े लिस्नीत्स्की साहब भी करीब 20 साल तक अपने में नहीं थे। उन्हें गिरजे से भी निकाल दिया गया था, यानी किसी ने उनके मरने पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं की। बहुत मोटे थे वे, उनका पेट फट गया, बस। बाद में उनके बेटे सिर्योजा से सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली क्योंकि उसके बाप के ऊपर बहुत ज्यादा उधार हो गया था। खैर, जो हुआ सो हुआ। पढ़ाई लिखाई तो उसने की नहीं थी, इसलिए उसके चाचा ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। उसका चाचा गांव की पंचायत का मुखिया था। उसने उसे बीमा एजेंट बना दिया। सिर्योजा जवान था, लेकिन बहुत घमंडी था। वह शान से रहना चाहता था। किसानों से बात करना वह अपनी शान के खिलाफ समझता था। बग्घी में बैठकर वह किसानों से बोलता भी नहीं था, सिर्फ नीचे जमीन की ओर ताकता रहता था। कोई उसके कान के पास मुंह लगाकर जोर से पुकारता, सगे सेरगेच, तो वह चौंककर उस आदमी की तरफ देखकर जोर से कहता, आ, और फिर जमीन की तरफ ताकने लगता। अब उसने आत्महत्या कर ली है। जनाबे आली, ये सब ठीक नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि भगवान की इस दुनिया में हो क्या रहा है। यदि कहा जाए तुम्हारा पिता अमीर है और तुम गरीब हो तो नाराजगी पैदा होती है, लेकिन तुम्हें गरीबी में जिंदगी बिताने की भी आदत डालनी चाहिए। कभी मैं भी अच्छे ढंग से रहता था। मेरे पास भी 2 घोड़े थे, 3 गायें थीं और करीब 20 भेड़ें थीं। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ मेरे पास सिर्फ एक थैला रह गया, और ये थैला भी मेरा नहीं है, सरकारी है। और अब निदिशोत्वा गांव में मेरा घर ही सबसे खराब हालत में है। ऐसा तो होता ही है जिंदगी में। कभी राम के पास 4 कोचवान थे और अब वह खुद कोचवान है। अच्छा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? जांच अधिकारी ने पूछा। मेरे बेटे बहुत शराब पीने लगे। इतनी पीते हैं कि बताया नहीं जा सकता। लीजिन सोच रहा था कि वह देर सवेर मसकवा चला जाएगा और यह बूढ़ा इसी जमीन पर यहाँ घूमता फिरेगा। जिंदगी में उसे तरह तरह के चिथड़ा लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, उन गंदे संदे और गरीब लोगों से
जो अपनी जिंदगी में कुछ न कर पाए, जिन्होंने सिर्फ 5 कोपे की अपनी जिंदगी में कमाए, लेकिन जिनके दिल में ये गहरा विश्वास जमा हुआ है कि झूठ के बल पर जिंदा नहीं रहा जा सकता है। लशदीन की बात सुनते सुनते लीजिन थक गया था, इसलिए उसने बिस्तर बिछाने के लिए फूस लाने को कहा। हालांकि सराय में लोहे का पलंग भी था, जिस पर एक कंबल भी पड़ा हुआ था। उस पलंग को यहाँ लाया जा सकता था, लेकिन उस पलंग के पास पहले ही 3 दिन से एक लाश पड़ी हुई थी। उस आदमी की लाश जो मौत से पहले उसी पलंग पर लेटा हुआ था। लीजिन को उस पलंग पर सोना ठीक नहीं लग रहा था। अभी सिर्फ 7:30 ही बजे हैं। घड़ी पर एक नज़र डालकर लीजिन ने सोचा, कितनी बुरी बात है। वह सोना नहीं चाहता था, लेकिन कोई काम न होने की वजह से समय काटने के लिए वह बिस्तर पर लेट गया। लशदीन बर्तन उठाए हुए सराय में इधर उधर घूम रहा था और भारी सांस लेते हुए तरह तरह की आवाजें निकाल रहा था। वो कुछ देर मेज का चक्कर लगाता रहा, फिर उसने लालटेन उठाए और वह बाहर चला गया। पीछे से उसके सफ़ेद बालों पर नज़र डालते हुए लीजिन ने सोचा, किसी नाटक में काम करने वाले जादूगर की तरह लग रहा है यह आदमी। बाहर दिन छिप गया था और अंधेरा हो गया था। खिड़की के बाहर बर्फ की सफ़ेदी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो चांद बादलों से निकल आया हो। शी तूफान गा रहा था श्रिन। ऐसा लग रहा था कि जैसे सराय की परछत्ती पर कोई औरत रो रही हो। बापू, मेरे बापू। अचानक सराय की दीवार पर किसी चीज की चोट सुनाई दी। धप, एक बार फिर से धप की आवाज आई। जांच अधिकारी कान लगाकर सुनने लगा। ये किसी औरत के रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि तेज हवा चलने की आवाज आ रही थी। ठंड बढ़ती रही थी, इसलिए लीजिन ने अपने कंबल के ऊपर अपना ओवरकोट भी डाल लिया। शरीर को थोड़ी गर्मी मिलने पर वह फिर से विचारों में डूब गया। अब वह सोच रहा था कि उसने इस तरह की जिंदगी कभी नहीं चाही थी कि वो किसी सराय में लेटा हुआ हो और बाहर तूफान चल रहा हो। उसे किसी बूढ़े आदमी से बात करके समय काटना पड़ रहा हो और उसके बराबर वाले कमरे में एक लाश पड़ी हुई हो। ये सब बातें उस जीवन से बहुत दूर थीं, जो जीवन वह जीना चाहता था। ये सब बातें जरा भी दिलचस्प नहीं थीं। अगर यह आदमी मसकवा में मरा होता या मसकवा के आसपास के किसी इलाके में उसने आत्महत्या की होती और उसे इस मामले की जांच करनी पड़ी होती, तो ये उसके लिए बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण मामला होता। तब उसे शायद लाश के पास सोने से डर लगता, लेकिन यहाँ मसकवा से हजारों किलोमीटर दूर ऐसा लग रहा था जैसे यह एक दूसरा ही जीवन हो, बल्कि जीवन नहीं हो, आसपास लोग नहीं हो और समय यहाँ बेकार गुजर रहा हो। लशदीन तो कहता है कि यह सब याद नहीं रह जाएगा। समय बीतने के साथ साथ वह सब भूल जाएगा। जब लीजिन सिरनिया से निकल जाएगा, सिरनिया छोड़ देगा, तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। असली जीवन तो मसकवा में है, पिचिरबुर्ग में है, और यहाँ इन बड़े शहरों से दूर जैसे जेल है कोई। जब आपके मन में कोई सपना होता है, जब आप कोई भूमिका निभाना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं, सरकारी वकील या जांच अधिकारी होना चाहते हैं, कुलीन और भद्र लोगों के बीच अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ मसकवा याद आता है। मसकवा का जीवन असली जीवन है। यहाँ भला क्या रखा है? वही उबाऊ जीवन जिसके तुम आदी हो जाते हो और फिर जिंदगी से एक ही उम्मीद करते हो कि यह जिंदगी किसी भी तरह बीत जाए। लीजिन अपने विचारों में डूबकर मसकवा पहुंच चुका था और इस समय वह मसकवा की सड़कों पर घूम रहा था। वह मसकवा की अपनी जान पहचान की जगहों पर आ जा रहा था। वह अपने दोस्तों और सहयोगियों से मिल रहा था। वह सोच रहा था कि अभी तो वह सिर्फ 26 साल का है और अगर 5-10 साल बाद भी वह मसकवा पहुंच जाता है, तब भी देर नहीं होगी। भरा पूरा जीवन उसके सामने खड़ा होगा। वह नींद में डूबता जा रहा था और उसके विचार उलझने लगे थे। उसे मसकवा की अदालत के लंबे लंबे गलियारे दिखाई देने लगे थे। वह खुद को अपनी बहनों के सामने भाषण देते हुए देख रहा था और बैंड की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वह कोई धुन बजा रहा हो। श्रिन श्रिन। अचानक बीच में उसे ढोल सा बजने की आवाज़ फिर सुनाई देने लगी। धम 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 धम। उसे अचानक याद आया कि एक बार पंचायत भवन में जब वह क्लर्क से बात कर रहा था तो उसने कोई आदमी देखा था। उस पतले दुबले पीले चेहरे वाले आदमी की आंखें
और बाल काले थे। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं, जैसे वह खाना खाने के बाद देर तक सोता रहा हो, जिससे उसके चेहरे का छवि बिगड़ गई थी। उसने बड़े बड़े ऐसे गमबूट पहने रखे थे जो उसके पैरों में ढीले ढाले दिखाई दे रहे थे। पंचायत के क्लर्क ने उस आदमी से उसका परिचय कराते हुए कहा था, जी, यही हमारी पंचायत के बीमा एजेंट हैं। शायद वो लिस्नित्स्की ही था। ये वही लिस्नित्स्की था। लीजन अंदाज लगा रहा था। उसे लिस्नित्स्की की धीमी आवाज और चाल ढाल याद आ गई। उसे लगा कि अब जैसे वो उसके आसपास ही घूम रहा है। अचानक वह डर से सिहर उठा। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने चिंतित स्वर में जोर से पूछा, यहाँ कौन है? ग्राम सेवक, तुम अभी तक यहीं हो? क्या कर रहे हो? मैं, जनाब, ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि गांव के मुखिया को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डर रहा हूँ कि कहीं वे मुझ पर नाराज न होने लगें। वे आना चाहते थे। उन्हें बुला लाऊं क्या? अरे, जाओ भाई, तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? लीजन ने आजिज आकर कहा और अपने सिर पर कंबल ओढ़ लिया। जनाब, वे नाराज न हो जाएं। लेकिन ठीक है, मैं जाता हूँ, जनाब, आप आराम से सोएं। लशदीन बाहर चला गया। बाहर कुछ लोग हंस रहे थे और धीमे स्वरों में बात कर रहे थे। गवाह शायद वापस लौट आए हैं, जांच अधिकारी ने सोचा, कल इन गरीबों को थोड़ा पहले छोड़ दूंगे। जैसे ही सुबह होगी, हम पोस्टमार्टम का काम शुरू कर देंगे। वो फिर से सोने ही लगा था कि अचानक फिर किसी के कदमों की आहट आने लगी। लेकिन कोई धीमे कदमों से नहीं चल रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग शोर करते हुए भाग दौड़ कर रहे हों। तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। तभी जैसे किसी ने जैसे भाग से माचिस की तीली जलाई हो। डॉक्टर स्तरचेन तीली पर तीली जला रहा था और थोड़ी नाराजगी से जल्दी जल्दी उससे पूछ रहा था, आप सो रहे हैं? आप सो रहे हैं क्या? स्तरचेन ऊपर से नीचे तक बर्फ से ढका हुआ था, जैसे ठंड उससे ही निकलकर बाहर आ रही हो। आप सो रहे हैं क्या? अरे उठिए उठिए, जमींदार ताउनिस के घर चलना है। उन्होंने अपनी स्लेज भिजवाई है आपके लिए। चलिए चलते हैं। वहाँ कम से कम ढंग का खाना तो मिल जाएगा और आदमियों की तरह सो भी सकेंगे। देखिए ना, मैं खुद आपको लेने आया हूँ। बढ़िया घोड़े हैं। हम 20 मिनट में उनके घर पहुँच जाएंगे। अभी क्या समय हुआ है? 10:15 बजे हैं। लीजिन ने नींद में उठकर गमबूट चढ़ाए, पोस्तीन पहनी, मफलर लगाया, ऊपर से टोपी पहनी और सराय से बाहर निकल आया। ठंड ज्यादा नहीं थी, लेकिन हवा बहुत ठंडी थी। हवा की वजह से बर्फ बादलों की तरह उड़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे बादल डरकर भाग रहे हों। सराय के प्रवेश द्वार के छप्पर के पास और चारीदीवारी के पास बर्फ के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए थे। डॉक्टर और जांच अधिकारी स्लेज में बैठ गए। स्लेज में जुटे घोड़ों को हाँकने वाले बर्फ से ढके कोचवान ने पीछे से आकर स्लेज के पर्दे बंद कर दिए, जिसकी वजह से हवा आनी बंद हो गई और स्लेज में थोड़ी सी गर्मी पैदा हो गई। चलो भाई, चलो। स्लेज गांव के रास्ते पर आगे बढ़ी। जांच अधिकारी को घोड़ों के पैरों की सरपट आवाज सुनकर एक गीत याद हो आया, बर्फ धन की मैदें उभर आई हैं। गांव में चारों तरफ बसे हर घर में लालटेनें जली हुई थीं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा त्योहार आने वाला है। सभी किसान जगे हुए थे क्योंकि उन्हें डर था कि रात को उनके यहाँ आत्महत्या करने वाले साहब का भूत आ सकता है। कोचवान उदास था और चुप था। शायद वह सराय के पास देर तक खड़ा रहकर ऊब चुका था और वह अभी भी भूतों के बारे में सोच रहा था। स्तरचेनका ने अचानक कहा, जब जमींदार साहब को ये पता लगा कि आप सराय में अकेले रात बिता रहे हैं तो वे और उनके घर के सब लोग मुझ पर नाराज होने लगे कि मैं आपको अपने साथ लेकर क्यों नहीं आया। गांव से बाहर निकलते हुए कोचवान अचानक चीखकर बोला, बच के। अरे भाई, देख के चलो। सड़क के किनारे घुटनों घुटनों तक बर्फ में धंसे एक आदमी की आकृति दिखाई दी, जो उनकी 3 घोड़ों वाली स्लेज को देख रहा था। जांच अधिकारी को उसकी लाठी और उसके बगल में बैग दिखाई दिया। उसे लगा कि यह लशदीन था। उसे यहाँ तक लगा कि वो मुस्करा रहा था, लेकिन वह सिर्फ एक क्षण के लिए दिखाई दिया था और फिर गायब हो गया। स्लेज जंगल के किनारे किनारे फिसलती रही, फिर वह
जंगल की एक लीक पर आगे बढ़ने लगी। पुराने चीड़ के पेड़ों, नए भुजवृक्षों और ऊंचे बलूत के पेड़ों के पास से गुजरते हुए स्लेज आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। तभी हाल ही में काटे गए पेड़ों के ढेर दिखाई देने लगे। अचानक सारा वातावरण बदल गया और चारों तरफ बर्फ के ढेर लगे हुए दिखाई देने लगा। कोचवान ने बताया कि उनकी स्लेज जंगल में से गुजर रही है, लेकिन जांच अधिकारी को घोड़ों के सरपट दौड़ने की आवाज के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसे अपनी पीठ पर तेज हवा महसूस हो रही थी। अचानक घोड़े रुक गए। अरे, क्या हुआ भाई? नाराज होकर स्तरचेनका ने पूछा। कोचवान चुपचाप अपनी सीट से उतरा और स्लेज की चारों तरफ चक्कर काटने लगा। बर्फ के ऊंचे ऊंचे ढेरों में वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था और स्लेज की चारों तरफ अपना घेरा बढ़ाता जा रहा था और इस तरह स्लेज से लगातार दूर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह नाच रहा हो। थोड़ी देर में वह अपनी जगह पर लौट आया और स्लेज दाईं तरफ मुड़ने की कोशिश करने लगा। मियां, रास्ता भटक गए क्या? स्तरचेनका ने पूछा। नहीं नहीं। तभी एक गांव दिखाई देने लगा। गांव में एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। स्लेज फिर जंगल से होकर गुजरने लगी। इसके बाद फिर से खेत और मैदान आ गए। स्लेज फिर से रास्ता भटक गई थी। कोचवान फिर से अपनी सीट से उतरा और स्लेज के चारों ओर जैसे नाचने लगा। 3 घोड़ों वाली स्लेज यानी त्रोइका फिर से बर्फ पर फिसलने लगी। घोड़े बुरी तरह से हाँफने लगे थे और पसीने से भीग गए थे। अब स्लेज जिस जगह पर पहुंच गई थी वहां तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से पेड़ों के हिलने डुलने का शोर सुनाई दे रहा था। ये शोर सुनकर मन में डर पैदा हो रहा था। कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था। अचानक घोड़े बड़ी तेजी से एक दिशा में भागने लगे। तेज चमकती रोशनियां दिखाई देने लगी जो आंखों को चुभ रही थीं। एक बंगले की खिड़कियों से रोशनी छलक रही थी। कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी कुछ और लोगों की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा कि स्लेज अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। जब तक इन लोगों ने बंगले में घुसकर दहलीज में अपने भारी भरकम कोट और जूते उतारे, ऊपर की मंजिल से एक फ्रांसीसी गीत की धुन सुनाई देने लगी। बच्चों के उछलने कूदने की आवाजें आ रही थीं। घर में घुसने पर गर्मी का एहसास होने लगा था। लगता था कि किसी पुराने जागीरदार के बंगले में पहुंच गए हैं। आमतौर पर इस तरह के बंगलों पर इस बात का कोई असर नहीं होता कि बाहर मौसम कैसा है। ये बंगले हमेशा गर्म रहते हैं, साफ सुथरे होते हैं और बेहद आरामदेह होते हैं। वाह वाह, पहुंच गए, ये कहते हुए जागीरदार ताउनिस बाहर निकल आए थे। मोटी गर्दन वाले और बड़ी तोंद वाले जागीरदार ने जांच अधिकारी से हाथ मिलाते हुए कहा, आइए आइए, तशरीफ लाइए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे भी आप और मैं, हम दोनों हमपेशा हैं। कभी मैं भी सरकारी वकील था। हालांकि मैंने सिर्फ 2 साल वहां काम किया और 2 साल बाद मैं वह नौकरी छोड़कर यहाँ गांव में चला आया और यहीं रहते रहते बूढ़ा हो गया। सीधे सीधे कहें तो अब बूढ़ा शेर हूँ। खैर, चलिए चलिए, भीतर चलिए। जागीरदार ताउनिस धीमी आवाज में बोलने की कोशिश कर रहे थे। मेहमानों के साथ वे ऊपर की मंजिल में पहुंचे। मैं तो छड़म छड़ा हूँ। मेरी बीवी कब की मर चुकी है और ये मेरी बेटियां हैं। इनसे मिलिए। इतना कहकर उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर तेज आवाज में कहा, वहां जरा इग्नात को बता देना कि सुबह 8 बजे तक चाय लगा दे। ऊपर हाल में उनकी 4 बेटियां बैठी हुई थीं। चारों लड़कियां खूबसूरत और जवान थीं। चारों ने सलेटी रंग की अलग अलग डिजाइन की पोशाकें पहन रखी थीं। हालांकि चारों के बालों का स्टाइल एक जैसा ही था। इसके अलावा उनकी एक चचेरी बहन भी अपने बच्चों के साथ वहां बैठी हुई थी। ये औरत भी जवान और दिलचस्प थी। स्तरचेनका उनसे पहले ही परिचित था, इसलिए उसने कोई गीत सुनने की इच्छा जाहिर की। 2 लड़कियां देर तक ये कहती रहीं कि उन्हें गाना नहीं आता है और उनके पास गानों वाली डायरी भी नहीं है। लेकिन उनकी चचेरी बहन पियानो के पीछे जा बैठी और उसने पियानो की चाबियों का ढक्कन उठाकर पियानो बजाते हुए कांपती हुई आवाज में हुक्म की, बेगम के 2 गीत सुनाए। इसके बाद वह फिर से उसी फ्रांसीसी गीत की धुन बजाने लगी जो वह पहले भी
लगातार बजा रही थी। बच्चे पैरों से उस धुन की आवाज में थप थप कर रहे थे। स्तरचेनका भी नाचने की मूड में आ गया था और उछल कूद करने लगा। सब उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। जांच अधिकारी जोर जोर से हंस रहा था। वो कद्रील नृत्य कर रहा था और लड़कियों को लुभाने की कोशिश कर रहा था। वह सोच रहा था, ये कैसा सपना देख रहा हूँ। कहाँ मैं उस सराय के अंधेरे कमरे में फूस पर पड़ा हुआ था और तिलचट्टों के सरसराने की आवाज सुन रहा था। वहाँ चारों तरफ बेकसी सी छाई हुई थी। गवाहों के बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तेज हवा और तूफान चल रहा था। फिर यहाँ आते हुए रास्ते में भटकने का डर पैदा हो गया था। और कहाँ ये रोशन कमरे, पियानो की आवाज, खूबसूरत लड़कियां, गोलमटोल बच्चे और हंसी खुशी से भरा माहौल। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सिर्फ 3 मील की दूरी है, सिर्फ 1 घंटे का सफर किया और सब कुछ बदल गया। एक नई दुनिया दिखाई देने लगी। लेकिन उसके दिमाग में जो उथल पुथल मची हुई थी, उसकी वजह से वह इस बदले हुए माहौल का पूरा मजा नहीं ले पा रहा था। वह सोच रहा था कि यह जिंदगी नहीं, जिंदगी की टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को देखकर जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। उसे लड़कियों पर दया आ रही थी जो शहर से दूर यहाँ एकांत में पड़ी हुई हैं और जिनका सारा जीवन यहीं देहात में पड़े पड़े बीत जाएगा। सभ्यता से दूर इस तरह एकांत में पड़े रहने का ही ये परिणाम होता है कि लोग जिंदगी से ऊबकर आत्महत्या करने लगते हैं। इन आत्महत्याओं का कारण ऊब के अलावा और क्या हो सकता है? आखिर इन आत्महत्याओं का मतलब क्या है? उसका मानना था कि यदि यहाँ शहर से दूर उसे आसपास की जिंदगी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है या उसे यहाँ कोई जिंदगी दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई जिंदगी है ही नहीं। इसके बाद लड़कियों की चचेरी बहन के बच्चे विदा लेकर सोने चले गए और वहाँ खाना लगा दिया गया। खाना खाते हुए सराय में आत्महत्या करने वाले शख्स लिस्नित्स्की का जिक्र चल निकला। स्तरचेनका कहने लगा, उसने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया था। अगर मेरे बस में होता तो मैं ऐसे लोगों के लिए शादी करने पर ही रोक लगा देता, जो अपने मन को काबू में रख नहीं सकते हैं और बात बात पर भड़क उठते हैं। ऐसे लोगों को अपने जैसे ही बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। पागल बच्चे पैदा करके क्या होगा? ये तो जुर्म है, अपराध है। जागीरदार ताउनिस ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस भरते हुए और सिर हिलाते हुए कहा, कितना बदकिस्मत था वह नौजवान। अपनी जान लेने से पहले उसे कितने लंबे समय तक दुख झेलना पड़ा होगा। अभी उम्र ही क्या थी? इस तरह की हालत किसी की भी हो सकती है। कितनी डरावनी बात है ये। इसे सहन करना आसान नहीं है। सब लड़कियां बड़े ध्यान से जागीरदार ताउनिस पर नजर गड़ाए उनकी बात सुन रही थीं। लीजिन को लगा कि उसे भी कुछ कहना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोच पाया कि क्या कहा जाए। उसने सिर्फ इतना ही कहा, अरे ये आत्महत्याएं न हो तो अच्छा है। उसे सोने के लिए गर्म कमरा मिला था और उसका बिस्तर काफी नरम था। बिस्तर पर एक पतली साफ और धुली हुई चादर बिछी हुई थी और उसका बदन कंबल से ढका हुआ था। लेकिन उसे जरा भी आराम महसूस नहीं हुआ। शायद इसका कारण ये था कि बराबर वाले कमरे में जागीरदार साहब और डॉक्टर देर तक बातें करते रहे थे और आतिशदान की चिमनी में तूफान की तेज हवा गूंज रही थी, वैसे ही जैसे सराय में गूंज रही थी और शो की आवाज करते हुए चीख रही थी। जागीरदार साहब की बीवी 2 साल पहले गुजर गई थी, लेकिन वे उसे अभी तक बड़ी शिद्दत से याद किया करते थे। वे कोई भी बात करते तो उनकी मरहूम बीवी का जिक्र आ ही जाता था। हाँ, अब उनमें सरकारी वकील वाला कोई रौब दाब नहीं रह गया था। लीजिन ऊँघता हुआ और पड़ोस के कमरे से आ रही आवाजें सुनता हुआ सोच रहा था, क्या सचमुच कभी मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा? ऐसी बेचारगी से भरी आवाज। जांच अधिकारी को नींद ठीक से नहीं आई। कमरे में बेहद गर्मी थी, आराम भी नहीं था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जागीरदार के घर में साफ बिस्तर पर नहीं सो रहा हो, बल्कि गांव की सराय में फूस पर पड़ा हुआ हो और गवाहों की फुसफुसाहट की आवाजें उसके कानों में आ रही हो। उसे लग रहा था कि मृतक लिस्नित्स्की उसके कहीं आसपास ही है, उससे बस 10-15 कदम दूर। उसे बार बार याद आ रहा था कि वह बीमा एजेंट,
काले बालों वाला और फीके चेहरे वाला वह आदमी अपने गंदे और ऊंची एड़ी वाले जूतों में कैसे पंचायत के क्लर्क के कमरे में आया था। बाद में जैसे ग्रामसेवक ने उसका परिचय कराते हुए कहा, ये हमारे बीमा एजेंट हैं। उनिंदा सा वह सपने में देख रहा था कि कैसे ग्रामसेवक और बीमा एजेंट दोनों ही एक दूसरे को सहारा देते हुए तूफान में आगे बढ़ रहे थे और भंवर उनके सिरों पर चक्कर काट रहा था तथा उन्हें अपने साथ उड़ा ले जाने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों गा रहे थे, हम चलें, हम चलें, हम चलें। बूढ़ा ग्रामसेवक किसी नाटक में काम करने वाले जादूगर ही तरह लग रहा था। दोनों ऐसे ही गा रहे थे जैसे किसी नाटक में गा रहे हों, हम चलें, हम चलें, हम चलें। तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम रोशनी में हो और हम यहाँ ठंड में मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। हम बर्फ में पड़े हैं, न कोई सुख हमें है और न शांति। जीवन है कितना भारी, मुश्किल ये जिंदगी सारी, तुम्हारी और हमारी। हम चलें, हम चलें, हम चलें। अचानक लीजन की नींद खुल गई। वह बिस्तर पर बैठा हुआ था। कितना खराब सपना था। वह बीमा एजेंट और ग्रामसेवक साथ साथ क्यों दिखाई दिए? यह क्या गड़बड़ है? और अब जब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था तो उसे लग रहा था कि बीमा एजेंट और ग्रामसेवक में कोई समानता जरूर है। शायद दोनों का जीवन एक जैसा ही है। हालांकि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े अगल बगल नहीं चल रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई अनजान रिश्ता जरूर है। यही नहीं, वे जागीरदार के साथ भी जुड़े हुए हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता। यहाँ तक कि रेगिस्तान में भी कुछ अचानक नहीं होता। जैसे सबकी रूह एक ही हो, सबकी मंजिलें एक ही हों। और इस सब को समझने के लिए, इस सब को जानने पहचानने के लिए शायद सोचना कम चाहिए, विचारना कम चाहिए, बल्कि इस जिंदगी में घुसकर उसे उलट पलट कर देखना आना चाहिए। ऐसा करना सबको नहीं आता। आत्महत्या करने वाला वह इंसान और वह ग्रामसेवक, वह बूढ़ा किसान जो हर रोज एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाता है, ये अचानक घटी घटनाएं उस जीवन का हिस्सा हैं जिसे तुम बेतरतीब जीवन कहते हो। ये सब चीजें एक ही व्यवस्था का, एक ही तंत्र का हिस्सा हैं जो बहुत समझदार और अजीब है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को इस तंत्र का हिस्सा मानते हैं और उसे भली भांति जानते हैं। लीजन यही सब सोच रहा था। वो अक्सर इसके बारे में सोचता था, परंतु सिर्फ आज ही यह बात उसे पूरी तरह से और साफ साफ समझ में आई थी। वो फिर सोने के लिए लेट गया और उसे फिर से उस गीत की आवाजें सुनाई देने लगी, हम चलें, हम चलें, हम चलें। इस भारी और कड़वे जीवन से मिलने को गले छोड़ रहे हम ये जीवन, खाओ पियो और मस्त रहो मन, सोचने की यह बात नहीं, क्यों दुख आता है? मरते हम यहीं, क्यों हम सुख से नहीं रह पाते, तुम जैसे हम नहीं बन पाते। पहले भी इस तरह की बातें उसके मन में पैदा होती थीं, लेकिन आज जो बात उसके मन में आई, वह जैसे उसके दिल की परतों के पीछे धुंधले मौसम में कहीं छुपी हुई थी और आज उसके मन में जैसे रोशनी से जल उठी। और उसे महसूस हुआ कि मर्दों का ये दुख और आत्महत्याएं जैसे उसके ही ईमान का हिस्सा हों। वो ये नहीं सोच पाता कि अपने उद्देश्य को समर्पित ये लोग कैसा अंधेरे भरा और भारी जीवन जी रहे हैं। ये सब कितना भयानक है। अपने लिए हंसी खुशी से भरा जीवन खोजने और ऐसे ही जीवन के सपने देखने का मतलब यह है कि और नए से नए लोग आत्महत्या करें। वे मेहनत और चिंताओं के बीच मरें या फिर कमज़ोर और अनाथ लोग बेचारगी में अपना जीवन गुजारें और हम उनके बारे में सिर्फ खाना खाते हुए कुछ थोड़ा बहुत विचारें। और अचानक फिर उसके कानों में गूंजने लगता है वो गीत, हम चलें, हम चलें, हम चलें। जैसे कोई उसकी कनपटी पर हथौड़े मार रहा हो। बहुत सुबह ही उसकी नींद खुल गई। उसके कमरे में जागीरदार साहब जोर जोर से डॉक्टर से कह रहे थे, अब आप नहीं लौट पाएंगे। देखिए तो बाहर कैसा मौसम है, चाहे तो कोचवान से पूछ लीजिए। मौसम बेहद खराब है और इस मौसम में लौटना बेहद मुश्किल होगा। डॉक्टर विनती भरी आवाज में कह रहा था, अरे बस 3 किलोमीटर ही तो जाना है। चाहे आधा किलोमीटर जाना हो, पर नहीं जा पाएंगे। बाहर देखिए मौसम कितना खराब है, एकदम नरक जैसा मौसम हो गया है। कहीं रास्ता भटक गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा।
आतिशदान जलाने के लिए वहां आए नौकर ने अपने मालिक की आवाज में आवाज मिलाते हुए कहा, तक मौसम ठीक हो जाना चाहिए। शाम और बराबर वाले कमरे में डॉक्टर खराब मौसम पर बात करने लगा कि कैसे यह मौसम रूसी आदमी के चरित्र को प्रभावित करता है, जो लोगों का कहीं भी आना जाना हराम कर देता है और उनके बौद्धिक विकास को रोकता है। लीजिन उदासी के साथ डॉक्टर की ये बातें सुन रहा था और खिड़की के बाहर पड़े बर्फ के ढेरों को देख रहा था। तेज हवा में उड़ती सफ़ेद बर्फ की वजह से बुराक सफ़ेदी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। लीजिन की नज़र तेज हवा में झूलते पेड़ों पर पड़ी, जो हवा के जोर से कभी दाईं ओर तो कभी बाईं ओर झुक रहे थे। तेज हवा के शोर सुनकर वह सोच रहा था, भला यह नैतिकता की क्या बात की जा सकती है। बर्फ की आंधी के अलावा बात करने को रह ही क्या गया है। दोपहर में खाना खाकर सब लोग बेकार में ही उस विशाल हवेली में इधर उधर भटकने लगे। लोग बार बार खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। बर्फ के भावर को देखते हुए लीजिन सोच रहा था, वहाँ लिस्नित्स्की पड़ा हुआ है और गवाह हमारा इंतजार कर रहे हैं। घर में सब लोग खराब मौसम की ही बात कर रहे थे कि पिछले 2 दिन से बर्फ की आंधी चल रही है और आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। शाम को 6 बजे सबने फिर से खाना खाया और फिर ताश खेलने बैठ गए। फिर नाचना गाना होने लगा। रात को एक बार फिर खाना पीना हुआ और सब लोग सोने के लिए लेट गए। इस तरह एक दिन और गुजर गया। सुबह होने से पहले रात में ही तूफान शांत हो चुका था। सुबह उठकर खिड़की से बाहर झांका तो ईवा के नंगे पैर दिखाई पड़े, जिनकी नंगी और कमजोर टहनियों के चारों तरफ धुंध ही धुंध फैली हुई थी, मानो मौसम को अब अपनी बदमाशियों पर शर्म आ रही हो कि कितनी बेशर्मी के साथ वह पिछले 2 दिनों तक उन्माद करता रहा। स्लेज में घोड़े जोत दिए गए थे और वे सुबह 5 बजे से ही बाहर दरवाजे के पास खड़े हुए थे। जब दिन निकल आया तो डॉक्टर और जांच अधिकारी ने अपने अपने ओवरकोट और गमबूट पहने और घर के मालिक से विदा लेकर बाहर चले आए। घर के फाटक पर कोचवान के पास ही ग्रामसेवक लशदीन खड़ा हुआ था। उसके सिर पर टोपी नहीं थी। भारी पाले की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। वह शायद दौड़ता हुआ जांच अधिकारी और डॉक्टर को लेने आया था, क्योंकि वो बुरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। बर्फ की परत से ढका वह अपने पुराने चमड़े के बैग के साथ वहां खड़ा हुआ था। मेहमानों को विदा करने के लिए बाहर आए अस्तबल के साइस ने ग्रामसेवक को देखकर सख्त आवाज में कहा, है बूढ़े, यहाँ क्यों खड़ा है? चल भाग यहाँ से। लशदीन ने मुस्कराते हुए जांच अधिकारी और डॉक्टर से कहा, जनाब, लोग वहां परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग तो रोने भी लगे हैं। सब ये सोच रहे हैं कि आप लोग वापस शहर लौट गए हैं। हमारे ऊपर दया कीजिए सरकार। हम डॉक्टर और जांच अधिकारी ने चुपचाप उसकी बात सुन ली और बिना कुछ कहे स्लेज में बैठ गए और सिरनिया के लिए रवाना हो गए।